वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज जो है हम फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 11 की फिजिक्स। यह जो क्लासेज है, इस क्लासेस के माध्यम से आप जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख पाएंगे और 99 प्लस स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आज का जो ये पहला लेसन है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम 21 पॉइंट्स को जानेंगे और समझेंगे। ये 21 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका बार बार आपके साथ इंटरेक्शन होगा। ये शब्द बार बार आएंगे इन क्लासरूम, या फिर आप नीट एग्जाम में जाएंगे, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं, लाइक आईआईटी, जेई, तो ये पॉइंट्स जो है ये किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएंगे। तो ये 21 पॉइंट्स क्या क्या है जिनके बारे में हम देखेंगे। बिल्कुल जीरो से मैं शुरू कर रहा हूं, यानी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको कहीं किसी वजह से फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर उसने ये पूरा लेक्चर देखा तो वादा करता हूं, गारंटी है इस क्लास के बाद ये 21 पॉइंट्स उसको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, कभी वह कंफ्यूज नहीं करेगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल जीरो से, यानी हम शुरुआत करेंगे जीरो से और फिर हमारी कहानी शुरू हो जाएगी हीरो बनने तक की, अर्थात आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो फिजिकल वर्ल्ड का में जो पहला पॉइंट्स आएगा हमारा, वो आएगा साइंस। तो साइंस एक ऐसा शब्द है, साइंस के बारे में हम जानेंगे तमाम चीजें, कैसे आया, कब शुरुआत किया, पहला वैज्ञानिक कौन था, किसने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था, क्या इसका सेंस होता है, क्या इसका नेचर होता है, ये तमाम बातें जानेंगे। दूसरा पॉइंट आएगा आपका साइंटिफिक मेथड, ये क्या होता है। उसके बाद नेचुरल साइंस है। फिर नाउ नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका यूनिफिकेशन होगा, रिडक्शन होगा। इसके बाद से फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ होगा। फिर नेक्स्ट होगा आपका रिडक्शनिज्म क्या होगा। ये तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं क्लासिकल फिजिक्स जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। इसके बाद से मैकेनिक्स, अक्सर जो है मैकेनिक्स से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद से इलेक्ट्रो डायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, आपके ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं और हाइपोथेसिस से आते हैं। ऑक्सियम एंड मॉडल से क्वेश्चन आपके आते हैं। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ये सबसे ज्यादा, अगर कई भागों की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, तो ये फोर्स का नाम आता है। फोर्स का नेचर क्या है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। फिर आपका जो है आगे हम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, किस तरह के फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट होगा वीक न्यूक्लियर पॉइंट, वीक न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स क्या है। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ क्या है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज को बताऊंगा। बहुत ध्यान से रखना, आप अपना नोटबुक रखे रहना, कॉपी पेन भी रखो, और फिर जो पॉइंट्स आपको नजर आए उसको नोट करते जाना। अगर आप चाहते हो पहली बार में नीट एग्जाम पास करना, अगर आप चाहते हो पहली बार में आईआईटी पास करना, पहली बार में जेई पास करना, तो आपको बहुत ही डीपली, बहुत ही सावधानी से, विद केयरफुली आपको लर्न करना होगा, सीखना होगा। ठीक है, और क्या करना होगा, एक चीज हमेशा मैं कहता हूं कि रट्टा टेक्निक को आपको इग्नोर करना होगा। रट्टा टेक्निक बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अब पहला पॉइंट हमारा है साइंस। अब साइंस के बारे में कई क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। साइंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। साइंस शब्द की शुरुआत किस सेंस में की गई थी। साइंस की जो ओरिजिन हुई वह कहां से हुई, कब हुई। तो इस तरह से सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत अधिक क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं। सपोज करिए कोई एक क्वेश्चन इसमें से आ जाए, तो हर चीज, बड़ी बड़ी थियरम हम पढ़ लेते हैं, बहुत बहुत चीजें पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन रट लेते हैं, लेकिन एक मामूली चीजें, छोटी सी छोटी चीजों को हम नजर अंदाज कर देते हैं, जिसका वजह क्या होता है कि हमारे सामने जो रिजल्ट आता है वो काफी दुख भरा होता है। तो साइंस के बारे में कुछ वर्ड्स देखते हैं और फिर समझते हैं। पहला तो ये क्लियर हो गया, साइंस जो है एक लैटिन वर्ड है, जिसका लैटिन वर्ड अक्सर आपने सुना होगा, साइंटिया। ठीक है, साइंटिया शब्द से जो है, साइंटिया, सिंटिया, ये दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो स्पेलिंग से एक ही है, लेकिन कुछ बोलने में लोग, कुछ लोग सेंटिया भी कहते हैं, कुछ लोग साइंटिया भी कहते हैं। तो ठीक है, तो ये साइंटिया शब्द जो है लैटिन वर्ड है। ठीक है, अब मीनिंग क्या होता है इसका। अब जो सिंटिया शब्द है, इसका मीनिंग होता है नॉलेज। क्या होता है, नॉलेज। दूसरा क्या होगा मीनिंग, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग। यानी ये तो क्लियर हो गया कि साइंस शब्द जो लिया गया वो लैटिन वर्ड से लिया गया है,
और किस वर्ड से? सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा, हु स्टार्टेड साइंस? किसने शुरू किया इसे? ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल। अरस्तु ने सबसे पहले साइंस पर सोचने का काम किया था, इस शब्द पे। और उस पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अरस्तु एक ऐसा साइंटिस्ट कह लें या विशेषज्ञ कह लें, एक्सपर्ट कह लें, जिन्होंने सोचा था। तो क्या वो साइंस के बारे में जानना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, वो साइंस के बारे में नहीं जानना चाहते थे। वह इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, तो वॉट एवर यू सी, उस समय जो कुछ भी अरस्तु ने देखा वह सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर यहीं से शुरुआत होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि अरस्तु का जो नाम आता है, पहले ऐसे वैज्ञानिक के रूप में आता है, ऐसे व्यक्ति के रूप में आता है जिसने विज्ञान के बारे में सोचना समझना शुरू किया। यानी लाइट, ये साइंस शब्द का जो सफर है वो लैटिन वर्ड सिंटिया से शुरू हुआ। अब ये क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिंटिया? अगर क्वेश्चन हो कि वास्तव में साइंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि एक्चुअल मीनिंग जो होगा इसका, नॉलेज, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। और इस तीन बातों को फुलफिल किया किसने? अरस्तु ने। ठीक है, उसने पहला कब शुरू किया, कौन किया? तो अरस्तु शब्द का नाम आता है। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें, तो इतना ही हमारे लिए काफी है साइंस के लिए। यानी आपको याद रखना है नॉलेज, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लैटिन वर्ड सिंटिया, एरिस्टो, और इसी वह पहला व्यक्ति है जिसने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है साइंटिफिक मेथड। ये क्या होता है? साइंटिफिक मेथड क्या है? यानी एक तरह की विधि। अगर इसको एक्सप्लेन करने की लिए की बात आए, या हम इस पे बात करें कि साइंटिफिक मेथड क्या है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? वी कैन से दैट ए मेथड ऑफ प्रोसीजर दैट हैज कैरेक्टराइज्ड नेचुरल साइंस, natural science since the 17th century, consisting in the systematic observation, measurement and experiment, and the formulation, testing and modification of hypothesis. इसमें जो याद रखने वाली बात है, क्या आपको याद रखना है? एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें बताता है किसके बारे में? कैरेक्टराइज्ड नेचुरल साइंस। कब से ये शुरू हुआ? ये 17वीं सेंचुरी से शुरू हुआ, 17th सेंचुरी से शुरू हुआ, जिसमें हमने सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया, यानी एक स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानने की कोशिश किया। मेजरमेंट हमने देखा और एक्सपेरिमेंट भी किया। उसके साथ साथ कुछ फार्मूले भी बनाए, कुछ टेस्ट भी किया, कुछ प्रयोग भी किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ सुधार भी किया, मॉडिफिकेशन किया, और तब जाकर के हम इसको हमने एक नाम दिया साइंटिफिक मेथड। यानी एक ऐसा मेथड, एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम किसी स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करते हैं। उसका प्रोसेस जो होता है वह फिक्स होगा कि पहले हमें क्या करना है, इस दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, और फाइनली जो रिजल्ट आता है वह हमारा जो बताता है साइंटिफिक मेथड को, एक ऐसी विधि जो हमें कोई ना कोई चीज देने का कार्य करती है। यानी हमारे पास जो आता है वो चाहे कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जितनी भी फूड प्रोसेसिंग होती है, हो रही है, जितनी भी चीजें आप खाने को आप देख रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें मिल रही है। आप लाइक चिप्स की बात कर लो, कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि किस मेथड से बन के आते? तो कहीं ना कहीं इसमें साइंस इन्वॉल्व है, फिजिक्स इन्वॉल्व है, बायो इन्वॉल्व है, और केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो इन तीनों चीजों को इन्वॉल्व करने के बाद से, समाहित करने के बाद से जो विधि आती है उसे हम ऑक्यूपेशनल मेथड भी कह सकते हैं, साइंटिफिक मेथड भी कहेंगे। तो ये सारी चीजें होती है, यानी एक तरह का ये प्रोसेस है, इट्स अ टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब इसे दूसरे तरह से अगर हम बात करें, अगर हिंदी में एक्सप्लेन करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, तो प्रक्रिया की एक विधि जिसने 17वीं शताब्दी से प्राकृतिक विज्ञान की विशेषता बताई है, जिसमें व्यवस्थित अवलोकन, माप और प्रयोग और परिकल्पनाओं का निर्माण, परीक्षण और संशोधन भी शामिल है। और इस पूरी प्रोसेस को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा
नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस क्या होगा, नेचुरल साइंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो नेचुरल साइंस के बारे में बहुत ही क्लियर नजरिया है, बहुत ही स्पष्ट बात है कि नेचुरल साइंस क्या है। अगर क्वेश्चन हो कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल साइंस, क्या समझते हैं आप इससे, तो आपका जवाब क्या होगा? विज्ञान की एक शाखा, यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो भौतिक दुनिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिजिकल वर्ल्ड से संबंधित है, जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, ये तमाम तरह के विज्ञान है, तमाम तरह के साइंस है। तो हम इसको थोड़ा सा इसे इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आपको होगा। तो ये नेचुरल साइंस यानी हमारे नेचर में, जो अब नेचर में क्या है, नेचर में हमारे केमिस्ट्री भी है, ठीक है, जियोलॉजी भी है, बायोलॉजी भी है, ये फिजिक्स भी है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब नेचुरल साइंस की बात आएगी तो उसमें डेफिनेटली हम यूज करेंगे, फिजिक्स को भी यूज करेंगे, केमिस्ट्री को भी यूज करेंगे, जियोलॉजी को, बायोलॉजी को भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि विज्ञान की क्या है, यह एक शाखा है, एक ब्रांच है जो भौतिक दुनिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा यूनिफिकेशन। डियर स्टूडेंट, यूनिफिकेशन क्या होता है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। यूनिफिकेशन के बारे में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं कि it's the process of unifying the various distinct law of physics into a single theory that explain or validates all the different phenomena. In other words, we can say that the diverse phenomena of nature are expressed in few terms of law and concept. यूनिफिकेशन के बारे में बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट आंसर है, आप इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह भौतिकी के विभिन्न विशिष्ट नियमों को एक सिद्धांत में एकीकृत करने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो सभी विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की पुष्टि करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति की विविध घटनाएं कुछ नियमों और अवधारणाओं के रूप में व्यक्त की जाती है। तो इसके लिए, यूनिफिकेशन के लिए इतनी बातें होना जरूरी है। अगर यूनिफिकेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और डिटेल में जानेंगे, इसी सेशन में हम जानेंगे यूनिफिकेशन के बारे में तमाम और भी ब्रीफली मैं उसे विद एग्जांपल एंड एक्सपेरिमेंट के साथ आपको बताऊंगा। अब बात आता है रिडक्शन की। अब रिडक्शन क्या है सर? रिडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कुछ टूट रहा है, क्या हो रहा है? ब्रेकिंग। इट्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इनटू सिंपलर पार्ट्स, यानी कुछ ना कुछ कम हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। यह समीकरणों की एक जटिल प्रणाली जो सरल भागों में तोड़ने की प्रक्रिया है, रिडक्शन। यानी दो चीजें होंगी, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो वर्ड मिलेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मिलेगा, तो जिसे आप हिंदी में ऑक्सीकरण और अवकरण कहते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो रिडक्शन का मतलब होता है कि कोई चेन टूट रहा है और चेन टूटने के बाद से, किसी केमिकल इक्वेशन की चेन टूटने के बाद से उसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, कमियां पाई जा रही हैं, यानी वो रिडक्स हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इसी वजह से इसका नाम क्या किया गया? रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि अगर हम उन शब्दों को, चाहे वो फिजिक्स के शब्द हो या केमिस्ट्री के शब्द हो या बायो के शब्द हो, उनके शब्दों को अगर समझने का प्रयास करें, वर्ड का जानने की कोशिश करें, तो आई होप कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। अब फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ फिजिक्स आर स्टार्टेड फैक्ट्स व्हिच हैव बीन deduced and derived based of empirical observation। यानी इसके बारे में आप कह सकते हैं भौतिकी के नियम ऐसे तथ्य बताए गए हैं जो अनुभवजन्य टिप्पणियों के आधार पर निकाले गए हैं। ये अनुभवजन्य का मतलब जो होता है वो किसी तरह से उसे सिद्ध किया गया, डिराइव किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व किया गया,
तो ये सारी चीजें जब मिलकर आती हैं तो उसे ही हम फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ कहते हैं, लॉ के नाम से जानेंगे। ये तमाम तरह के लॉ हो सकते हैं, कोई ये नहीं है कि बस ये हर चीज पे अप्लाई हो रहा है, ये अलग अलग हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिडक्शनिज्म का। तो रिडक्शनिज्म क्या कहता है? रिडक्शनिज्म की बारे में आपको ये नोट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर है। इसमें एक ऐसा प्रयास, ठीक है, एक ऐसा प्रयास जो अधिक जटिल प्रणालियों के गुणों को उसके घटक सरल भागों के गुणों और अंतः क्रियाओं से प्राप्त करना है, इस दृष्टिकोण को न्यूनतावाद कहा जाता है। रिडक्शनिज्म को न्यूनतावाद के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जरूर याद रखें, हिंदी के साथ इंग्लिश के वर्ड्स को भी याद रखें, आगे बहुत काम आने वाला है। और इसे हार्ट ऑफ साइंस का नाम दिया गया। क्या दिया गया? इसे जो है हार्ट ऑफ फिजिक्स का नाम दिया गया। तो आप कह सकते हैं रिडक्शनिज्म के बारे में, ए रिलेटेड इफोर्ट इज टू डेराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन of it constituent simpler parts. This approach is called reductionism and is at the heart of physics. Okay. अब नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिकल फिजिक्स क्या है? क्लासिकल फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आइडिया, एक जनरल आइडिया, बेसिक चीजें लेके चला जा रहा है, आगे और भी डीपली हम लोग पढ़ेंगे इसमें। क्लासिकल फिजिक्स रिफर टू फिजिकल आइडियाज, सो ऑलवेज रिमेंबर फिजिकल आइडियाज। जैसे क्लासिकल फिजिक्स की बात आती है तो आप ये बात समझ लेना कि फिजिकल आइडिया की बात हो रही है। तो क्लासिकल फिजिक्स रिफर टू फिजिकल आइडियाज दैट एक्चुअली आल्सो नीवर मोर comprehensive or much more broadly applicable theories, राइट? इसको थोड़ा सा और आप ऐसे कह सकते हैं, भौतिक विचारों को संदर्भित करता है जो वास्तव में नए अधिक व्यापक रूप से लागू सिद्धांत भी है। इसे क्लासिकल फिजिक्स के संदर्भ में आप कह सकते हैं। अब बात आती है मैकेनिक्स की। तो जब हम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो इसमें भी हम कह सकते हैं मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन व्हेन सब्जेक्टेड फॉर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंड द सबसिक्वेंट इफेक्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑन देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? फिजिकल मैकेनिक्स को कह रहा है कि यांत्रिकी, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है मैकेनिक्स के लिए, तो यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो बलों को यानी फोर्स को विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जो बात आई है, वह विस्थापन के अधीन होने पर गति के अध्ययन और उनके पर्यावरणों पर पिंडों के बाद प्रभावों का अध्ययन करती है, और उसे हम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं या संबोधित किया जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इट डील विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना, ठीक है, एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। एग्जांपल, मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यह आवेशित और चुंबकीय निकायों से जुड़ी विद्युत और चुंबकीय घटनाओं से संबंधित है। उदाहरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक की गति, जिसे आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिक। ऑप्टिक क्या है? तो ऑप्टिक का ज्यादा यूज आप देख रहे हैं आजकल तो ज्यादा हो गया है, चाहे हम फैशन की बात करें या फिर साइंस की बात करें या फिर मेडिकल की, तो ऑप्टिक का काफी रोल है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें स्पेशली रेडिएशन, फॉर एग्जांपल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, its interaction with matter and instruments used to gather information due these interaction. Optic include the study of sight. Okay. भौतिकी की एक शाखा जो विद्युत चुंबकीय विकिरण, उदाहरण के लिए प्रकाश और औरक्त विकिरण का अध्ययन करती है। पदार्थ के साथ इसकी बातचीत और इन अंतःक्रियाओं के कारण जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण प्रकाशिक में दृष्टि का अध्ययन शामिल है। तो ऑप्टिक क्या है? ऑप्टिक एक तरह का एक ऐसा मेथड, एक तरह का ऐसा साइंस जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लाइक अगर हम बात करें प्रकाश की बात करें, इंफ्रारेड की बात करें, और फिर कुछ ऐसे मैटर्स की बात करें जिसमें इसका महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब चले थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा सर? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप कह सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जो ऊष्मा के ऊर्जा, यानी थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होगा? उसमें ऊर्जा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
यहां एक शब्द याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन of heat into other form of energy and vice versa is called thermodynamics. Thermodynamics is a microscopic science. It deals with bulk system and does not go into the molecular constitution of the matter. ठीक है, भौतिकी की वह शाखा जो उष्मा के ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तन का अध्ययन करती है और इसके विपरीत उष्मा गतिकी कहलाती है। थर्मोडायनेमिक्स एक माइक्रोस्कोपिक विज्ञान है, यह थोक प्रणालियों से संबंधित है और इसमें पदार्थ की आणविक संरचना इत्यादि का भी हम अध्ययन करते हैं और जानते हैं। हाइपोथेसिस की अगर बात आए, हाइपोथेसिस क्या है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो हम इसमें कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं कि एक ऐसी परिकल्पना, एक ऐसा विचार जो तर्क के लिए प्रस्तावित किया गया, यानी एक ऐसा सिस्टम कह लीजिए, एक ऐसा प्रिंसिपल कह लीजिए कि जो सबसे पहले तर्क के लिए, यानी जो है उस पे बात विवाद हो, क्या है, कैसे है, क्यों होगा, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बाद उसका परीक्षण और वैज्ञानिक पद्धति में मूल पृष्ठभूमि के समीक्षा भी हो, यानी उस पे जो है एनालिसिस हो, उसका असेसमेंट हो, और इस पूरी प्रक्रिया को हम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। आप इसे कह सकते हैं ये हाइपोथेसिस इज एन assumption and ideas that is the proposed for the sake of argument so that it can be tested to see if it might be true. In the scientific method, the hypothesis is constructed before any applicable research has been done apart from a basic background review. Right now next point is axioms and models. ये क्या होता है? अब ये शब्दों के बारे में भी जानेंगे, जितनी भी फिजिकल वर्ड्स में एक नॉर्मल आउटलाइन लेके चला जा रहा है ताकि आप सबसे फैमिलियर हो जाओ और फिर आगे हम इसके बारे में और भी डीपली पढ़ेंगे। Axioms is the self-evident truth that is the accepted without the controversy or questions. Model is theory proposed to explain observed phenomena. Assumption is the basic of physics where a number of phenomena can be explained. These assumptions are made from experiments, observation and lot of statistical data. ठीक है, तो इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो स्वयं सिद्ध एक स्पष्ट सत्य है कि इसे बिना किसी विवाद या प्रश्न के स्वीकार किया जाता है। मॉडल एक सिद्धांत है जो प्रेक्षित परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित है। धारणा भौतिकी का आधार है जहां कई घटनाओं की व्याख्या की जाती है। ये धारणाएं प्रयोगों, अवलोकन और ढेर सारे सांख्यिकी आंकड़ों से बनी होती है। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल फोर्स इन नेचर की बात करें तो इसमें भी बहुत नेचर की बात करेंगे तो तमाम बल की बात हमें करना होगा, केवल एक फोर्स की बात नहीं होगी। यानी इसमें फंडामेंटल फोर्स, यानी इस प्रकृति में, इस नेचर में कितने तरह के फोर्स हैं अगर उनकी बारे में बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं रिगार्डिंग फंडामेंटल फोर्स इन नेचर के बारे में कि देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स इन नेचर एंड नेम एज ग्रेविटी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो ये कितनी हो गए, ये आपके फोर्स हैं और इन फोर्स को के बारे में अक्सर जो है हमारा जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं अध्ययन करता रहता है, उसका एडवांटेज भी लेता आया है। तमाम तरह की चीजें जो है मैग्नेटिज्म पर आधारित है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर आधारित है, वीक न्यूक्लियर फोर्स पर आधारित है और ग्रेविटी पे आधारित है। प्रकृति में 4 मूलभूत बल हैं और इन्हें हम गुरुत्वाकर्षण, कमजोर परमाणु बल, विद्युत चुंबकत्व और मजबूत परमाणु बल के नाम से जानते हैं। आगे की बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब बात आती है तो इसमें हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच, यानी सभी द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल, विशेष रूप से इसकी सतह के पास के पिंडों के लिए पृथ्वी के द्रव्यमान का आकर्षण, शब्दार्थी शब्द में अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, सौर्य गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा इसे हम बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट वर्ड में अगर एक्सप्लेन करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इट मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मास इन द यूनिवर्स, स्पेशली द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ mass of bodies near its surface, synonymous gravitation
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटी टाइप्स की बात करें, सोलर ग्रेविटी, द ग्रेविटी ऑफ द सन, ये तमाम बातें हम करते हैं स्पेशली ग्रेविटेशनल फोर्स की। अगला पॉइंट हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। What is electromagnetic force? So first of all, we can say that the electromagnetic force is a type of physical interaction that occur between electrically charged particles. It acts between charged particles and is the combination of all magnetic and electrical force. The electromagnetic force can be attractive or repulsive. Okay? आगे चलेंगे डियर स्टूडेंट। विद्युत चुंबकीय बल एक प्रकार का भौतिक संपर्क है। क्या है? एक फिजिकल इंटरेक्शन है जो विद्युत आवेशित कणों के बीच होता है। यह आवेशित कणों के बीच कार्य करता है और सभी चुंबकीय और विद्युत बलों का संयोजन है। विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण या प्रतिकारक हो सकता है। आगे का पॉइंट हमारा होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स दैट होल्ड्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स together. It also holds them all together in a nucleus and is responsible for the energy release in nuclear reaction. In हिंदी, मजबूत परमाणु बल वह बल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखता है। यह उन सभी को एक साथ एक नाभिक में रखता है और परमाणु प्रतिक्रियाओं में जारी ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द ओनली फोर्स व्हिच डज नॉट फॉलो प्योरिटी, सॉरी, a weak nuclear force is the only force which does not follow symmetry. It is the only force that does not follow charge purity, symmetry. A weak nuclear force is responsible for the change in quark in other forms. यानी दुर्बल नाभिकीय बल ही एकमात्र ऐसा बल है जो समता समरूपता का पालन नहीं करता। यह एकमात्र बल है जो आवेश समता समरूपता का पालन नहीं करता। क्वार्क को अन्य रूपों में बदलने के लिए कमजोर परमाणु बल जिम्मेदार होते हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स के बारे में आप कह सकते हैं बलों का एकीकरण। यह विचार है कि प्रकृति की सारी शक्ति को एक ही व्यापक बल में रखा जाए और संभव किया जाए। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की दिशा में काफी प्रगति की है। बलों को कैसा जोड़ा जा सके इस पे भी काफी रिसर्च हुई है और उसके रिजल्ट हमारी लाइफ में कई एग्जाम्पल के रूप में देखे जा सकते हैं। द यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स इज द आइडिया दैट इट पॉसिबल to weave all of nature's force into a single comprehensive force. Scientists have made great strides towards understanding how the force can be combined. And last point is nature of physical law. Nature of physical law के बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं physical law are typically conclusion based on repeated scientific experiments, observation over many years, and which have become accepted universally within the scientific community. भौतिक नियम आमतौर पर कई वर्षों में दोहराए गए वैज्ञानिक प्रयोगों और टिप्पणियों के आधार पर निष्कर्ष होते हैं और जो वैज्ञानिक समुदाय के भीतर सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 21 पॉइंट्स हुए। ये 21 पॉइंट्स एक बेसिक चीज रही जिसके बारे में आपने देखा क्या होगा। तो इसके बहुत ही मतलब नॉर्मल इसके बारे में आउटलाइन एक दिया गया है। ये काफी डीप नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा बात करें, ब्रीफली एक्सप्लेन की बात करें या फिर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिजिक्स के अन्य लेसन में अन्य टॉपिक में इस चीज को हम और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारी चीजों से आप फैमिलियर हुए होंगे और ये 21 पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम के लिए और 99 प्लस स्कोर करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप अपने टेक्स्ट बुक की भी सहायता ले सकते हैं, उससे और भी आपको क्लियर होता जाएगा, सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। पॉइंट आउट करिए, समझिए, जानने का प्रयास करिए और फिर 99 प्लस स्कोर आपके पास होगा, आपके दामन में होगा और फिर नीट एग्जाम, आईआईटी और जेईई भी आपके झोली में होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।